हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में से कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग पढ़े हैं अब तक? क्या क्या पढ़ा है इन एप्लीकेशन में से? सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है? कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम पढ़े? सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर जो था वो हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, यानी ना माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, बहुत कम समय में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को तैयार कर देना, तो क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, तो सबसे पहला जो है हम पढ़े हैं इसमें एग्रीकल्चर में, शुरू किया था गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस पढ़ा है, उसके बाद से बीटी क्रॉप पढ़ा है, इसके बाद से एक टोबैको के प्लांट को हम लोगों ने डिजीज से रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है ना। किससे रेजिस्टेंस बनाया था? पिलोडिजिन इंकोग्निसिया से। और टेक्निक का क्या नाम? RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। इसके अगले पार्ट में चलते हैं और इसके अगले पार्ट में हम ये जानना चाह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं मेडिसिन, है ना। तो मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में कैसे इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम जानने जा रहे हैं। चलिए, अब दो इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से सुनिए जरा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित जो थेरेप्यूटिक्स हैं वो दुनिया भर में उनका कितना नंबर है? 30। तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैं। व्हाट इज थेरेप्यूटिक्स? क्या मतलब है थेरेप्यूटिक्स का? थेरेपी से क्या मतलब है? इलाज से मतलब, ठीक है, किसी बीमारी का इलाज। तो 30 ऐसे इलाज हैं जो किस पे आधारित हैं? बायोटेक्नोलॉजी। दो सवाल याद करने हैं इस पूरे पैरा में। क्या याद करना है? पूरे दुनिया भर में कितने थेरेप्यूटिक्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित है? 30, ठीक है। इन 30 में से भारत देश में कितने हैं? ठीक है, तो पूरे दुनिया में कितने हैं बताइए भाई। ओके, और भारत देश में? ठीक है, तो ये देखिए, ये है वर्ल्ड के थेरेपेटिक्स जो आधारित हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए जरा। ये है W, ठीक है ना, और मैं W को रोटेट कर दिया, ये बन गया 3 और ये हो गया 0। कितना है? 30 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब तो याद रहेगा, अब भी नहीं याद रहेगा तो कब याद रहेगा, ठीक है। B फॉर भारत और B फॉर 12। चले, तो ये दोनों डेटा आप याद रखिएगा। तो पूरे दुनिया भर में 30 थेरेपेटिक्स हैं और 12 थेरेपेटिक्स जो है वो भारत देश में, ठीक है। चले आगे बढ़िए, अब इसको हाईलाइट करिएगा नंबर, ये अब तो याद भी कर लिया आपने, ठीक है, भूल लिएगा नहीं। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो इसमें पहला एग्जांपल हम ये देखने जा रहे हैं और वो है
जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, जिसे बोला जाएगा ह्यूमन इंसुलिन, एंड ह्यूमन इंसुलिन इज नोन एज ह्यूमिलिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनाया जाता है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ह्यूमिलिन। क्या नाम होता है? ह्यूमिलिन नाम है उसका, ठीक है ना। अरे अब डायबिटीज के पेशेंट को ठीक करने के लिए जब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इंसुलिन बनाना नहीं जानते थे, उससे पहले, है ना, कब हमने बनाना शुरू किया है वो सन भी हमें याद करना है, अभी याद कराते हैं आपको। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन नहीं बनता था, उससे पहले डायबिटीज पेशेंट में, शुगर वाले जो पेशेंट थे, डायबिटीज के जो पेशेंट थे, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करने के लिए क्या किया जाता था? नेचुरल इंसुलिन उनको लगाया जाता था। नेचुरल कहने का मतलब यह है जानवरों का। तो क्या किया जाता था? हम करते थे, जो गाय के बछड़े हैं उनका वध किया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनका पैनक्रियाज निकालते थे, और पैनक्रियाज के बीटा सेल में क्या होता है? इंसुलिन होता। तो जानवर को मारते थे, उसका पैनक्रियाज निकालते थे, पैनक्रियाज से हम लोग इंसुलिन आइसोलेट करते थे, वो दिया जाता था, ठीक है। अब खुद ही आप देख लो कि डायबिटीज के कितना ज्यादा पेशेंट है, और अगर सबको इंसुलिन अगर चाहिए, ठीक है, अगर सबको चाहिए, और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस वालों को, जो कि लेस कॉमन है। ज्यादा कॉमन कौन है? टाइप 2 है। टाइप 2 में काम चल जाता है, जो दवाएं लोग खाते हैं शुगर वाले, ठीक। लेकिन हाँ, टाइप 2 में भी अगर ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए हमें डायरेक्टली क्या किया जाता है? इंसुलिन के इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के डायबिटीज के पेशेंट को ठीक करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, किसकी? इंसुलिन की। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं था तो कैसे निकाला जाता था इंसुलिन? जानवरों का वध किया जाता था, उनका पैनक्रियाज निकालते थे, पैनक्रियाज के बीटा सेल से हम लोग आइसोलेट करते थे, किसको? इंसुलिन को, और वो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता था। और दिया जाने का मतलब यह नहीं कि उनको पिलाया नहीं जाता था, है ना, क्योंकि वो प्रोटीन है। अगर हम जो इंसुलिन का ड्रॉप है, जो इंजेक्शन, अगर हम उसको पी लें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा वो पेट में, क्योंकि वो प्रोटीन है ना। तो बाकी प्रोटीन की तरह डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ असर ही नहीं करेगा वो। इसी वजह से कहाँ लगाया जाता है इंजेक्शन? क्या मसल में लगाया जाता है? नहीं। कहाँ लगाया जाता है? लगाया जाता है स्किन के नीचे। कहाँ लगाया जाता है? स्किन के नीचे, ठीक है। क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस। क्या बोला जाता है? सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे, ठीक, स्किन के नीचे लगा। ओके। तो ऐसा होता था, लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आया, अब हम लोग बनाना जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाते हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के आगे ऐसे नोट करिए जैसे मैंने लिखा है ह्यूमिलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ह्यूमिलिन नाम। क्या नाम है? ह्यूमिलिन नाम है, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ने, यहाँ देखिए हमने ये बात की, इंसुलिन used for diabetes was earlier extracted from pancreas, slaughtered cattle and pigs। तो शुरुआत में डायबिटिक पेशेंट को जो इंसुलिन दिया जाता था वो कहां से निकाला जाता था? वो कैटल्स और पिग, है ना। तो जानवरों को, और कैटल्स कहने का मतलब बायोलॉजी में कैटल का मतलब काऊ से होता है। किससे होता है? गाय से, ठीक है। गाय और उससे जुड़ा हुआ जो भी, गाय का बछड़ा जो भी। तो कैटल और पिग का वध किया जाता था और उनका पैनक्रियाज निकाला जाता था। इसको हाईलाइट करिएगा जरा, कैटल्स एंड पिग्स, उनके पैनक्रियाज से हम इंसुलिन निकालते थे, ठीक है। चलिए, तो पहली बात कि आप कितने जानवरों का वध करोगे, और दूसरी बात, कुछ पेशेंट में ये देखा जाता था कि ये जो इंसुलिन है जो दूसरे जानवरों से निकाला गया है, वो कुछ लोगों में क्या कर रहा है? एलर्जी कर रहा है।
तो ये भी एक दिक्कत है। आप कितने जानवरों का वध करोगे और कुछ लोगों में क्या कर रहा है, ये एलर्जी भी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करने वाले।
अगर होस्ट सेल बैक्टीरियम ई कोलाई हो, यहां पे देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है ई कोलाई का, तो अगर होस्ट सेल ई कोलाई है तो सबसे अच्छा वेक्टर क्या है? अगर होस्ट का सेल बैक्टीरिया ई कोलाई है तो सबसे अच्छा वेक्टर क्या है? पीबीआर 322। क्या होता है पीबीआर 322? ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है। तब याद कराया था, तब समझाया था क्या मतलब होता है इसेल्सिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर का। क्या मतलब? यही मतलब कि अगर होस्ट सेल आपका इसेल्सिया कोलाई हो तो फिर अच्छा वेक्टर क्या है? तो ये जब डायग्राम आप बनाना है इसके अंदर लिखना पीबीआर 322। ये कौन सा प्लाज्मिड है? पीबीआर 322। इसी पीबीआर 322 में हमने पेप्टाइड प्रोटीन बनाने वाले जीन की कोडिंग कर दी है, उसी में लगा दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी किया है ना, दो अलग अलग कलर हमने यूज किया है और इसी को देख के कलर हमने यूज किया है। तो इसको आप जरा नोट करते हैं फिर पढ़ते हैं इसको। लिखिए चलिए इसको पढ़ ले रहे हैं, फिर आप देखिए जरा, ये देखिए। तो दो सेगमेंट आपको दिखा रहे हैं। ये सेगमेंट है कैसे नेचुरली पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। तो पैनक्रियाज में ये कौन सा सेल है, किसकी बात हो रही है? बीटा सेल। आगे हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तब आपको बताएं कितने प्रकार के सेल हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, है ना। कौन कौन सा सेल होता है? अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है, ठीक है। चलिए, तो बीटा सेल है पैनक्रियाज का और इसी बीटा सेल में क्या सिंथेसाइज होता है? इंसुलिन बनता है। कुछ सवाल देख लो। इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रोटीन है, हम पढ़े ना प्रोटीन वाले सेगमेंट में। इंसुलिन प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कोड करने वाला जीन किस क्रोमोसोम पे है? 11 पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे यह पाया जा रहा है। तो इंसुलिन को कोड करने वाला जो जीन है वो किस क्रोमोसोम नंबर से बिलोंग कर रहा है? 11। अब भाई ये क्या बना हुआ है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है ये, ठीक है। ये कौन सा पेयर है? 11वां पेयर है, ठीक है। चलिए, तो ये बीटा सेल्स का ये 11वां क्रोमोसोम है, यहीं पे कोड होता है इंसुलिन का जो जीन है, ठीक है। अब यहां पे अगर इमैच्योर प्रोटीन को आप देखेंगे तो उसे क्या बोला जाता है, क्या नाम होता है? प्रो इंसुलिन नाम होता है। क्या नाम होता है? प्रो इंसुलिन नाम होता है। तो हमें यह याद करना है कि प्रो इंसुलिन में, क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में तो फिर दो ही पेप्टाइड होता है, ए पेप्टाइड होता है और बी होता है। लेकिन जब ये इमैच्योर होता है, जिसे क्या बोला जाता है? प्रो इंसुलिन, तो ए बी के अलावा एक और आपको चेन दिख रही है जो इससे जुड़ी हुई है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? जिसे सी पेप्टाइड कहा जाता है। तो आप हमें यह बताइए कि प्रो इंसुलिन में, यह सवाल है आपको याद करना है कि प्रो इंसुलिन में कितने पेप्टाइड हैं? दो प्रकार के कि तीन प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से हैं वो? ए पेप्टाइड है, पेप्टाइड तो आप जानते हैं ना कैसे बनता है, कैसे बनता है पेप्टाइड? अमीनो एसिड के जुड़ने से। ए पेप्टाइड है, और क्या है? बी पेप्टाइड है, और क्या है? सी पेप्टाइड। तो ये सवाल आपको याद कराया। प्रो इंसुलिन में तीन प्रकार के पेप्टाइड हैं, ए है, बी है और सी भी है, ठीक। लेकिन अब देखो, जब ये मैच्योर होगा तो ये देखना जरा,
ये है मैच्योर इंसुलिन, दैट मीन फंक्शनल इंसुलिन। तो जब मैच्योर में आप देखोगे तो ये देखना, ये सी वाला पेप्टाइड क्या हो गया है, अलग हो गया है, फ्री हो गया है उससे। तो सवाल कहेगा कि मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं है, तो सी पेप्टाइड नहीं है। मैच्योर में सिर्फ कौन सा पेप्टाइड मौजूद है, ए और बी। ए पेप्टाइड मौजूद है और बी पेप्टाइड मौजूद है। ए मौजूद है और बी मौजूद है। कौन सा नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, चलिए एक बात और आपको याद कराएं। ए पेप्टाइड, भाई पेप्टाइड कैसे बनता है, अमीनो एसिड के जुड़ने से। तो वही जानना चाह रहे हैं कि ए पेप्टाइड बना हुआ है कितने अमीनो एसिड का, ए फॉर अमीनो एसिड 21, ओके, और ये जो है वो 30 अमीनो एसिड का है, और ये होता है 33 अमीनो एसिड। ठीक है, तो देखो अब यहां पे भाई प्रो इंसुलिन है और ये इंसुलिन है। आपको याद रखना है कि भाई मैच्योर में क्या नहीं है, सी नहीं है, और प्रो इंसुलिन में कौन सा एक्स्ट्रा है, सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का नंबर भी आप याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर है 11। अब हम देखेंगे कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनता है इंसुलिन, और उस इंसुलिन को क्या नाम दिया जाता है, आप जानते ही हो क्या बोला जाता है, ह्यूमलिन कहा जाता है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं क्रोमोसोम नंबर 11 से हम क्या करेंगे, पैनक्रियाज का जो बीटा सेल है उसको आइसोलेट करेंगे। पैनक्रियाज के बीटा सेल से, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो पैनक्रियाज, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अब ह्यूमन के पैनक्रियाज के बीटा सेल से हम 11वां क्रोमोसोम से ए और बी पेप्टाइड को कोड करने वाले जीन को आइसोलेट कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये है हमारा डिजायर्ड जीन। तो क्या है हमारा डिजायर्ड जीन, वो जीन जो कोड करता है पेप्टाइड ए को, ब्लू से दिखाया है, और जीन इनकोडिंग पेप्टाइड बी। तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को कोड करने वाले जीन को हमने कहां से निकाला है, क्रोमोसोम नंबर 11 से। किसके, बीटा सेल से। बीटा सेल के न्यूक्लियस में होगा, तो बीटा सेल से निकाला है। अब ध्यान से सुनना, उसको ले जा करके कहां लिंक कर दिया, पीबीआर 322 पे। ये नोट कर लेना, ये कौन सा वेक्टर है, पीबीआर 322 है। क्योंकि हमारा होस्ट क्या है, तो बताओ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो हम इंसुलिन बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं, बैक्टीरिया का नाम पढ़ो भाई, क्या नाम है, इकोलाई। तो उसके लिए अच्छा वेक्टर क्या है, पीबीआर 322। तो हम ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड जो कोड करने वाले जीन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम दोनों को अलग अलग इकोलाई में बना रहे हैं। एक प्रकार का ये होस्ट आपको दिखा रहे हैं बैक्टीरियम इकोलाई, जिसमें जो प्लाज्मिड जो है 322 वो किसको कोड करने वाला जीन रखे हुए हैं, ए पेप्टाइड को, और बी वाला अलग बना रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड की सिंथेसिस क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो दो प्रकार के हमने प्लाज्मिड तैयार किए हैं, दो प्रकार के हमने प्लाज्मिड तैयार किए हैं, और दो प्रकार से हम होस्ट तैयार कर रहे हैं। एक प्रकार वाला ये होस्ट है जहां पे इस इकोलाई में हम किस पेप्टाइड को सिंथेसाइज करने जा रहे हैं, ए को, और दूसरे वाले में हम किसको सिंथेसाइज करने वाले हैं, बी को। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए पेप्टाइड ब्लू से दिखाया है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बी। तो कहने का मतलब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को अलग अलग सिंथेसाइज किया, याद रखिएगा, और फिर उनको जोड़ दिया जाता है डाई सल्फाइड लिंकेज से। व्हाट इज डीएसएल, डाई सल्फाइड लिंकेज। तो हाँ, दो एस है, एक एस है, ऐसे बना है। ओके, तो ये डाई सल्फाइड लिंकेज से इसको जोड़ दिया है, और जोड़ दिया तो बन गया, क्या बन गया, इंसुलिन बन, इंसुलिन बन गया, है ना। अब इसको देखो, हमने इसको बाइल में बंद कर लिया है। ठीक है, क्या लिखा है इस पे, ह्यूमिलिन। और ऐसा पहली बार करने वाला एक अमेरिकन कंपनी है, कंपनी का नाम इली लिली। क्या नाम है, इली लिली नाम है इस कंपनी का। सन जल्दी से देख के बताइए,
19 की 18, 1980 पक्का। तो ये है 1983, 1983 ये है अमेरिकन कंपनी, क्या नाम, इली लिली। ठीक है, क्या हमने सीखा, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को अलग अलग तैयार किया गया है। ऐसे बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमलिन, है ना। क्या होस्ट है ह्यूमलिन बनाने के लिए, क्या होस्ट है, ई कोलाई। वेक्टर बताइए, ए और बी पेप्टाइड को एक ही में बनाया है कि अलग अलग, सी पेप्टाइड को बनाना है कि नहीं बनाना है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैच्योर में तो होता ही नहीं है। जब नहीं होता है मैच्योर में तो हमने नहीं सिंथेसाइज किया है, सिर्फ किसको सिंथेसाइज किया है, ए और बी को। तो हमारा सवाल यह है, एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड होंगे, एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड होंगे, हाँ 51 होंगे, क्योंकि सिर्फ यही तो होता है, क्या नहीं होता है, सी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, ए और बी होता है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 51 अमीनो एसिड। ठीक है, इस पे मत जोड़िएगा, क्योंकि हमने ये किसके लिए लिखा है, ये हमने प्रो इंसुलिन के लिए लिखा है। आप बताओ प्रो इंसुलिन कितने अमीनो एसिड का बना हुआ है, हाँ 84, बिल्कुल सही। और हम कहें मैच्योर कितने का बना है, ये है मैच्योर, ये है मैच्योर, मैच्योर कितने का बना होता है, 51 अमीनो एसिड। इतनी बातें हमें यहां जाननी है। ठीक है, जो नोट किया है यही सब सवाल है। होस्ट याद रखना है, वेक्टर याद रखना है, ए और बी पेप्टाइड को अलग अलग बनाया है, ये याद रखना है। ठीक है, सन याद रखना है, और अमेरिकन कंपनी का नाम याद रखना, क्या नाम है कंपनी का, ली ली ली। ठीक है, फिनिश कर लिया इसको। हाँ, ये जो इंसुलिन बनाया गया है, ये ओरल है कि इंजेक्टेबल है, ओरल है कि इंजेक्टेबल है, ये इंजेक्टेबल है। ठीक है, और ये देखिए एस टी फॉर सब क्यूटेनियस, ये ओरल नहीं है, क्या होगा, इंजेक्टेबल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि ये इंजेक्टेबल है और ये सब क्यूटेनियस है। ठीक, कहे कि क्यों ओरली नहीं दिया जा सकता है, तो क्या आंसर है, आंसर यह है कि इंसुलिन प्रोटीन है, और प्रोटीन जैसे ही जाएगा जीआईटी में, एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में जाके क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, कोई काम नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए। चलिए, ये देखो, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन वैसे ही होता है जैसे प्रो एंजाइम होता है। क्या मतलब होता है इसका, प्रो फॉर इनएक्टिव, प्रो फॉर इनएक्टिव, तो इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब वो फुली मैच्योर हो उसके लिए प्रोसेसिंग करना होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान हम सी पेप्टाइड को क्या करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं। तो प्रो इंसुलिन में जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच पाया जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, सी पेप्टाइड नाम दिया जाता है। ठीक है ना, ये देखो, बाकी ये बता रहा है कि दो शार्ट पेप्टाइड है, ए और बी है, जो किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। बाकी ये बात अगर आप समझ चुके हैं, तो मैं ये आखिरी कुछ लाइनें पढ़ना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा इधर। मैच्योर इंसुलिन इज रिमूव ड्यूरिंग, सी पेप्टाइड को रिमूव करना था तब मैच्योर होता है। मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक was getting insulin assembled into mature form। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ए और बी पेप्टाइड को हमने क्या किया है, अलग अलग बनाया है, अब उनको जोड़ना पड़ेगा, और ए और बी पेप्टाइड को डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, तब जाके इंसुलिन बन पाएगा।
तो उस समय जब ए और बी पेप्टाइड को हमने अलग तो बना लिया, लेकिन जो कठिनाई सबसे ज्यादा आ रही थी वो कब आ रही थी? उसको जोड़ने में। किस कैसे जोड़ना था? डाई सल्फाइड लिंकेज से जोड़ना था, तो यही बोल रहा है। ठीक है, और ये करने में सफल हो पाया एक अमेरिकन कंपनी, नाम इली लिली। सन क्या है? 1983 है। ठीक है, तो दो डीएनए के सीक्वेंस क्रॉसपॉन्डिंग ए और बी बनाया गया। ठीक, और चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। कौन होता है प्लाज्मिड ई कोलाई का? पीवीआर 322। ठीक है, फोटो में सब क्लियर है। ठीक, और उसी से हम इंसुलिन बना लेंगे। ए और बी अलग अलग बनाया जाता है और फिर उनको जोड़ दिया जाता है किस बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फोटो में सब क्लियर है, याद रखिए। तो एक इंसुलिन मॉलिक्यूल में कितने कितने अमीनो एसिड है? जब इंसुलिन बोलना है तो मैच्योर बताना होगा, अगर कुछ नहीं बोलना है तो क्या बोलना होगा? मैच्योर समझेंगे हम, और क्या। या तो वो कहे कि प्रो इंसुलिन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो प्रो में अगर नहीं भी पूछा जाएगा, फिलहाल मैच्योर का जरूर याद रखना है। कितने हैं इंसुलिन? ठीक है, कितने हैं? 51। ठीक है, चलिए, तो 51 है। ठीक है ना, याद रखिएगा 51 है। चलिए, अब हाँ नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके। और दूसरा जो एग्जांपल हम थेरेपेटिक्स में देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो है जीन का करेक्शन। जीन करेक्शन को क्या बोला जाता है? जीन थेरेपी। यार है ना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल में नोट कराया था जीन करेक्शन। ठीक है, जीन की सिंथेसिस, जीन का करेक्शन, ये सब होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी? व्हाट इज जीन थेरेपी? करेक्शन ऑफ जीन, ब्रैकेट में लिखिए करेक्शन ऑफ जीन। जीन को करेक्ट करने जा रहा है। तो कोई जीन जो म्यूटेटेड है या जो डिफेक्टेड है उसको सही करना है। जीन को सही करना बोला जाता है जीन थेरेपी। क्या बोला जाता है? तो क्या होता है जीन थेरेपी? जीन का करेक्शन, जीन को करेक्ट करना क्या कहा जाता है? बोला जाता है जीन थेरेपी। है ना, जीन थेरेपी। चलिए, अब जीन थेरेपी की सहायता से जो इनहेरिटेबल डिजीज है उनको करेक्ट किया जाता है। उसी का एक एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीन थेरेपी की सहायता से हम कैसे डिजीजेज को सही करते हैं? हेरिडेटरी डिजीज, इसको हाईलाइट करिए। क्या होता है हेरिडेटरी डिजीज? जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, वो कॉन्जेनिटल तो होगा ही होगा। आगे आइए। हाँ, अब इसमें कितने सवाल हैं ये आपको दिखाते हैं। 4-5 सवाल है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीट होते रहते हैं, तो आप इसको याद करिए। पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था वो इस सन में किया गया था। किस सन में? 1990 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सन, पूछा जाता रहता है। तो पहला जीन थेरेपी किया गया था कब? 1990 में। ठीक है, एक 4 साल की छोटी बच्ची में किया गया था। तो 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ये भी आपको याद रखना है। तो 1990 और 4 साल की छोटी बच्ची, ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं कि पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1990 में और 4 साल की छोटी। चलिए, क्या परेशानी थी इसको? परेशानी थी एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई थी। क्या नाम? और इज एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, ये एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, चलिए, ये जो एंजाइम है ये लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन के लिए। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट होगा तभी वो इफेक्टर बन पाएगा। याद है, ह्यूमन हेल्थ पढ़ रहे थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो कहीं बात कर रहे थे प्रोलिफरेशन के बारे में, उसको इफेक्टर सेल बनाने के बारे में बात हो रही थी। तो जब
लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट ही नहीं हो पाएगा तो क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी उतना अच्छे से डेवलप हो पाएगा? हो पाएगा। और जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगा तो वो पर्सन इम्यूनोलॉजिकली क्या होगा? तो जब इम्यूनोलॉजिकली कमजोर हो जाएगा तो वो सफर करने लगेगा इस बीमारी से, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। क्यों सफर कर रहा है? क्योंकि किसकी कमी हो गई है? एक एंजाइम की, जिसका क्या नाम है? ADA। व्हाट इज ADA? एडेनोसिन डी एमिनेज, एडेनोसिन डी। ठीक है, तो इसी को समराइज करते हैं, जल्दी से आप इसको देख लीजिए।
ये बताओ कि अगर होस्ट सेल एनिमल सेल हो, अगर होस्ट सेल एनिमल सेल हो तो अच्छा वेक्टर क्या है? चलो जल्दी नोट करो जिसलिए। चल, इसको देख लीजिए फिर नोट करिएगा। यहाँ देखिए, तो ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किस सन में किया गया है? 1990। 4 साल के छोटी बच्ची में किया गया है। इसमें एक जीन था, वो जीन क्या हो गया है? डिलीट हो गया था, है ना? तो जीन डिलीशन म्यूटेशन है, ठीक है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उस जीन का डिलीशन हो गया था जो इस एंजाइम को कोड कर रहा था। कौन सा एंजाइम? एडीए। व्हाट इज एडीए? एडिनोसिन डीएमिनेज। और ये एंजाइम कोड, ये जो एंजाइम है ये क्या कार्य करता है? ये प्रोलिफरेशन कराता है किसका? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है? अब ये बताओ
जब इस जीन की डिफिशियंसी हो गई है तो लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन ही नहीं होगा। जब नहीं होगा तो पर्सन इम्यूनोलॉजिकली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो क्या बोला जाएगा, किससे सफर कर रहा है, एससीआईडी। व्हाट इज एससीआईडी? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर या सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो एससीआईडी से सफर कर। अब इसका इलाज करने जा रहे हैं। अब इसका इलाज कर सकते हैं, दो मेथड हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि ये इसका टेम्पोरेरी क्योर है ना, ये टेम्पोरेरी। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बार बार ये काम करना होगा। तो टेम्पोरेरी क्योर में क्या क्या है? पहला है ईआरटी। व्हाट इज ईआरटी? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। व्हाट इज ईआरटी? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड व्हाट इज बीएमटी? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों टेम्पोरेरी क्योर है। एक एग्जांपल दिखाते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का। देखिए इधर, यहां इस वाले फोटो को देखिए। तो ये पर्सन है जो सफर कर रहा है किससे, एससीआईडी से। किससे सफर कर रहा है? एससीआईडी से सफर कर रहा है। एससीआईडी से सफर कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो एससीआईडी से सफर कर रहा पर्सन, हमने क्या किया है, इसके लिम्फोसाइट को निकाल लिया है। लिम्फोसाइट कहां होगा, इसके ब्लड में है। इसके ब्लड से हमने अलग कर लिया किसको, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना। तो इस पर्सन से, ये जो पेशेंट है, हमने इससे किसको अलग किया, लिम्फोसाइट को। अब इस लिम्फोसाइट में एडीए प्रोड्यूस करने वाले जीन को, किसको, एडीए प्रोड्यूस करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप खुद ही बताइए, अगर ऐसा हम करने जा रहे हैं, ये एनिमल सेल का एग्जांपल है, क्या वायरस होगा? अगर एनिमल सेल होस्ट हो तो क्या वायरस होता है? बिल्कुल सही। तो ये देखो, तो रेट्रो वायरस के साथ ऐसे कई बार ये सवाल आ चुका है, याद रखिएगा कि जब आप लिम्फोसाइट को जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, तो एडीए बनाने वाले जीन को लिम्फोसाइट में किसके थ्रू भेजोगे, रेट्रोवायरस के थ्रू। किसके थ्रू, रेट्रोवायरस के थ्रू भेजा जाएगा। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में देखो क्या कर रहे हैं, ये पर्सन है किससे सफर कर रहा है, एससीआईडी से, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि एडीए की डिफिशियंसी है इसमें। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसके लिम्फोसाइट को अलग किया है, ब्लड से आइसोलेट कर लिया लिम्फोसाइट को, और उस लिम्फोसाइट में एडीए बनाने वाले जीन को भेज रहे हैं। ये एनिमल सेल है तो आप जानते ही हो वेक्टर क्या होगा, रेट्रोवायरस। तो सीधा सवाल है, लिम्फोसाइट को जेनेटिकली इंजीनियर्ड किससे बनाया जाएगा, किस वेक्टर से बनाया जाएगा, रेट्रोवायरस से, है ना। और एडीए प्रोड्यूसिंग जीन किसका एग्जांपल है, कंप्लीमेंट्री डीएनए का। कैसे बनता है कंप्लीमेंट्री डीएनए, आरएनए से डीएनए जब बनता है तो उसे क्या बोला जाता है, कंप्लीमेंट्री बोला जा रहा है। तो ये जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है जो एडीए बनाएगा, उसको लिम्फोसाइट में किसके थ्रू भेजा गया है, रेट्रोवायरस के थ्रू भेजा, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जब एडीए हमने इसमें डाल दिया है लिम्फोसाइट में, इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट है, दोबारा किसे वापस कर दिए, जिसके ब्लड से लिया था उसी के ब्लड में दोबारा वापस कर दिया, ठीक है। तो हम दोबारा ट्रांसफ्यूज कर दिया उसी पेशेंट में जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड हमने बनाए थे लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या रख रहा है, एडीए रख रहा है। आपको मालूम है लिम्फोसाइट अमर तो है नहीं, है ना, वो इमॉर्टल तो है नहीं। जैसे ही लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन खत्म होगा, पुनः किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, एडीए की। तो इसी वजह से तो बोल रहे हैं कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टेम्पोरेरी क्योर है कि परमानेंट है, टेम्पोरेरी है। देखो, क्योंकि हमें पीरियाडिक ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा किसका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। इस वजह से ये पूरा मेथड क्या है, टेम्पोरेरी। ये सब सवाल हैं, सीडीएनए, रेट्रोवायरस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और ये पूरी कहानी इस फोटो में समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये है ईआरटी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दोनों टेम्पोरेरी क्योर है। अगर आप परमानेंट इलाज इसका चाह रहे हैं तो ये करना होगा कब, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कब करना होगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
एडीए बनाने वाले जीन को किसकी सहायता से भेज दिया जाएगा? ऑब्वियस है कि अगर एनिमल सेल है या ह्यूमन सेल है तो वेक्टर क्या होगा? रेट्रोवायरस होगा। क्या होगा? रेट्रोवायरस होगा। रेट्रोवायरस होगा। लिखा है एडीए प्रोड्यूसिंग जीन, एरो बना है, एरो पे लिखा है रेट्रोवायरस। ये क्या दिखा रहे हैं? एम्ब्रियो। क्या दिखाया जा रहा है? एम्ब्रियो दिखा। इस वाले पार्ट को भी आप बनाइए। चले तो ये हम यही पढ़ रहे थे। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990, 4-year-old गर्ल, डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडीए। एंजाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण है इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड बाय डिलीशन ऑफ जीन फॉर, तो कौन सा जीन डिलीट हो गया है जो क्या बनाता है? एडीए बनाता है ना। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो कुछ में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से सही करेंगे, और कुछ में क्या किया जा सकता है? कुछ में जो फंक्शनल एडीए है उसको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, तो ये टेम्पोरेरी इलाज है। जीन थेरेपी में जो पहला स्टेप है, देखिए भाई ये जीन थेरेपी हम कर रहे हैं, ये ठीक है। क्या कर रहे हैं? लिम्फोसाइट अलग किया गया है पेशेंट के ब्लड से और उसको ग्रो कराया गया है कल्चर में बाहर, ठीक है। अब क्या किया गया है? एक फंक्शनल एडीए जो कंप्लीमेंट्री डीएनए है, एडीए बनाने वाला जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है किसमें? लिम्फोसाइट में, ठीक है। अब यह आप समझ गए होंगे कि किससे किया गया होगा? रेट्रोवायरस से किया गया होगा, ठीक है। However, as these cells are not immortal, ये सेल अमर तो है नहीं, तो आपको इन पेशेंट में ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का ट्रांसफ्यूजन क्या करना होगा? बार बार करना होगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि इसका परमानेंट क्योर क्या है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको इस जीन को आइसोलेट करना होगा बोन मैरो से जो एडीओ प्रोड्यूस करते हैं, और उनको रेट्रोवायरस की सहायता से कब भेजना होगा? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप ऐसा कर पाए तब यह क्या है? तब यह परमानेंट क्योरेबल होगा, क्योंकि तब एडीए बनाने वाला जीन जो है वो हमेशा के लिए रहेगा शरीर, ठीक। बाकी अगर आप इसका सहारा ले रहे हो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो भाई लिम्फोसाइट जितने दिन तक रहेगा उतने ही दिन तक इसको आराम रहेगा। अब ये लिम्फोसाइट अमल तो है नहीं, तो आपको बार बार ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट का क्या करना होगा? ट्रांसफ्यूजन करना होगा। तो क्या टेम्पोरेरी इलाज है इसका? ERT। व्हाट इज ERT? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंड नेक्स्ट वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। चलिए, और इसका परमानेंट क्योर क्या है? एडीए बनाने वाले जीन को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भेज दिया जाए। ऑब्वियस है किससे भेजा जाएगा? किससे भेजा जाएगा? रेट्रोवायरस से।
जब भी होस्ट सेल एनिमल सेल हो क्या आंसर करना, और जब प्लांट हो तो क्या करना चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम से। या तो वो अलग से जीन गन पूछे या वो माइक्रो इंजेक्शन पूछे, तब आंसर अलग होगा। ठीक है, किसके लिए है माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल की एनिमल सेल? हाँ एनिमल होगा भाई। ठीक है, कहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? इसमें किया जाता, फोटो भी बनाया, जाके देख। टेस्ट का शेड्यूल तो देख लिया होगा, अब तो देख लिया है ना। जल्दी नोट करिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं, किसमें, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखिए क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मतलब परंपरागत पुराना, ठीक है, कन्वेंशनल को ही क्या बोला जाता है, ट्रेडिशनल। अगला कौन सा है, मॉडर्न है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड आधारित है किस पे, ब्लड सीरम और यूरिन के एनालिसिस पे, है ना। तो ब्लड और यूरिन की जांच होगी इसमें, कन्वेंशनल मेथड अभी होता है क्या, चलिए।
और अगर आप मॉडर्न की बात करोगे तो ये आधारित है किस पे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे, जैसे एलाइजा, जैसे पीसीआर। तो कौन सा मेथड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का ब्लड और यूरिन के एनालिसिस पे आधारित? कन्वेंशनल। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, बीमारी का अर्ली डिटेक्शन किसमें पॉसिबल है, मॉडर्न में कि कन्वेंशनल में? क्यों मॉडर्न में क्यों पॉसिबल है, क्यों कन्वेंशनल में नहीं है? बीमारी सबसे शुरू में कब पकड़ी जा सकती है, कन्वेंशनल मेथड में कि मॉडर्न मेथड में? हाँ, कन्वेंशनल में क्यों नहीं? क्योंकि कोई पैथोजन ब्लड में और यूरिन में तब आएगा जब बीमारी गंभीर हो चुका होगा, तो फिर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो किसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है? कन्वेंशनल मेथड पे। कौन ब्लड ब्लड सीरम और यूरिन के एनालिसिस पे बेस्ड है? कन्वेंशनल। कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित है? मॉडर्न। और एग्जांपल बताइए, जैसे एलाइजा, जैसे पीसीआर। और इसकी क्या खास बात है? अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है ना? कम से कम माइक्रोब, अभी 4-5 ही माइक्रोब अगर शरीर में इंटर हो गए तब भी क्या करेगा, पकड़ लेगा उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है ये। ठीक है। तो मिलियंस में माइक्रोब पहुंचने की जरूरत नहीं है, बहुत कम नंबर कोई पकड़ लेगा, मतलब बहुत शुरुआत में ही बीमारी के बारे में पता लग जाएगा। बीमारी जितना शुरू में पता लग जाए उतनी अच्छी बात है। ठीक है। तो किसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है? ठीक है। और कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे आधारित है? हाँ, मॉडर्न। जैसे एलाइजा हो गया, जैसे पीसीआर हो गया। ठीक है। एचआईवी पढ़ रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे एलाइजा के बारे में, चलिए यहां भी उसके बारे में कुछ बातें हो। ओके, क्या होता है डायग्नोसिस? डायग्नोसिस से क्या किया जाता है? अगर आप किसी बीमारी का इलाज करना चाह रहे हैं तो पहले यह जानना पड़ेगा कौन सी बीमारी है, तभी तो आप उसका इलाज करोगे। तो बीमारी को कंफर्म करना कि कौन सी बीमारी है, यह है डायग्नोसिस। ओके, तो इधर आइए, कन्वेंशनल मेथड किस पे आधारित है? सीरम, ब्लड सीरम, और कौन सा सीरम? ब्लड सीरम और यूरिन। अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा, व्हाट इज एलाइजा? एंजाइम लिंक्ड एमिनो फॉर्मेंटेशन से कभी कभी नाम ही पूछा जाता, कहता है एलाइजा स्टैंड फॉर, तो आप जानते ही हो, है ना? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये अर्ली डायग्नोसिस पर्पज के लिए यूज होगा। तो किसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है? अब तो याद हो गया। चलिए, देखा, देखो क्या कर रहा है। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, बीमारी काज करने वाला एजेंट पैथोजन होता है। तो पैथोजन का प्रेजेंस नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम, है ना? तो जब बीमारी के लक्षण आ जाएंगे तभी जो है ब्लड और यूरिन एनालिसिस से हम उसको पता लगा सकते हैं। तब तक तो बीमारी के लक्षण आ चुके हैं पूरी तरीके से, पर्सन तो बीमार हो चुका है। ये किसकी बात हो रही है? कन्वेंशनल मेथड की बात हो रही है। ठीक है। बाय दिस टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन बॉडी। तो जब पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तभी तो वो ब्लड में और यूरिन में हमें दिखाई देगा। ठीक है। हाउएवर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया या वायरस, ये उस समय की बात है जब बीमारी के लक्षण नहीं आ रहे हैं या बीमारी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, है ना? तो बहुत ज्यादा अगर नंबर बढ़ चुका है तब तो वो ब्लड और यूरिन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि अभी बीमारी के लक्षण नहीं आए हैं, अभी माइक्रोब जो है बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है शरीर में, अगर आप उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हो तो किसकी सहायता लोगे?
तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन अगर है पैथोजन का, 2-4 ही पैथोजन अगर शरीर में है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? पीसीआर की सहायता से। एक नोट डालिए, है ना? इसी के बाद एक नोट डालिए, ठीक है? ओके, और लिखिए जरा, ठीक है? यूजेज ऑफ पीसीआर, यूजेज ऑफ पीसीआर, यूजेज ऑफ पीसीआर, देखिए जरा, पीसीआर, पीसीआर कैन डिटेक्ट, पीसीआर कैन डिटेक्ट, पीसीआर कैन डिटेक्ट a very low concentration, very low concentration of pathogens, like very low concentration of pathogens like बैक्टीरिया ऑब्लिक लाइन वायरस। तो बैक्टीरिया वायरस अगर अभी शरीर में बहुत कम है, तब भी उनका पता लगाया जा सकता है, क्या यूज करके? पीसीआर। यही तो है अर्ली डिटेक्शन। ओके, इसके अलावा ये देखिए जरा, ओके, यहां देखिए, इसके अलावा देखिए क्या कर सकते हैं। ये आप पहले ही पढ़े हो कि पीसीआर की सहायता से हम नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड। तो ये क्या है? स्क्रीनिंग। क्या है? स्क्रीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, स्क्रीनिंग ऑफ एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट। स्क्रीनिंग, स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग ऑफ एससी लिखा है, एससीआर, स्क्रीनिंग ऑफ एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट, स्क्रीनिंग ऑफ एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट। पहला क्या लिखा? पहला क्या यूज लिखा? बहुत कम है अगर पैथोजन, तभी पता लगा लोगे। दूसरी बात बताओ, स्क्रीनिंग है किसका? एचआईवी का, ठीक है ना? चलिए, इतना ही नहीं, जो कैंसर काज करने वाले म्यूटेटेड जीन है उसका भी हम पता लगा सकते हैं, किससे? पीसीआर की सहायता से, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में आइए, लिखिए, can also use to detect, can also use to detect, can also use to detect cancer causing, use to detect cancer causing, cancer causing mutated gene, cancer causing mutated gene। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल। ओके, अब 2 सवाल और बचे हैं, उसको जल्दी से याद कर लो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोब किसे कहा जाता है। व्हाट इज प्रोब? व्हाट इज प्रोब? प्रोब क्या है? तो अगला सवाल प्रोब है, कई बार रिपीट हो चुका है, आप याद रखिएगा। क्या होता है प्रोब? डीएनए है कि आरएनए है? हाँ, क्या खास बात है? डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो क्या होता है प्रोब? सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको हाईलाइट करिए, सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उससे क्या टैग कर दिया जाता? क्या होता है टैग करना? जोड़ देना, है ना? तो क्या जोड़ दिया गया होता है उसके साथ? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। दोबारा सुनो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, आरएनए भी हो सकता है, उससे क्या टैग कर दिया है? उसे टैग कर दिया है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को।
और इसे क्या बोला जाता है, उसे प्रोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोब बोला जाता है। तो बहुत सीधा सवाल है, क्या होता है प्रोब, क्या होता है, क्या होता है प्रोब? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, शर्त क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसके साथ टैग्ड होना चाहिए कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये किसमें सहायता करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन करता है किसका, कंप्लीमेंट्री डीएनए का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तब समझेंगे ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है। तो अभी बस आप ये याद करिए कि प्रोब क्या है, प्रोब क्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद एलाइजा का पूरा नाम आप जानते ही हो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो। आप ये हमें बताओ, ये एलाइजा में एंटीबॉडी डिटेक्शन पे आधारित है कि एंटीजन डिटेक्शन पे? एलाइजा बेस्ड है, पहला ऑप्शन डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, दूसरा डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तीसरा बोथ। आंसर होगा, दोनों होगा। इसको पढ़ के देखिए ध्यान से। एलाइजा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, पहली बात एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे आधारित है ना। इन्फेक्शन किसी पैथोजन से हुआ है उसका पता लगाया जाता है एलाइजा में बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन आर बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट दी पैथोजन। तो क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, किस पे आधारित है, एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। एंटीबॉडी क्या होता है, बॉडी तो प्रोटीन ही होता है, गामा ग्लोबुलिन होता है, नहीं पढ़ा है क्या गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो क्या, तो ये प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों, और वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, सिर्फ क्या है, एंटीबॉडी सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन। और ये एंटीजन क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एलाइजा कैन डिटेक्ट, ठीक है, हाँ डिजीज का पता लगाएगा, पैथोजन का पता लगा लेगा। तो किस आधार पे पता लगाएगा, एंटीजन की एंटीबॉडी। तो एक स्टेटमेंट अभी नोट करेंगे, लिखे जरा, लिखिए। ठीक है, इन एलाइजा, इन इन एलाइजा पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय, in ELIJA pathogen can be detected by, can be detected by, can be detected by डैश दे दो और नीचे लिखना 1 2 करके, can be detected by, पहला लिखो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, और दूसरा लिखो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन के प्रेजेंस से भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीबॉडी के प्रेजेंस से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है। तो ये इतने सवाल हैं। कैंसर के म्यूटेटेड जीन कैसे पता किए जाते हैं, कैंसर के म्यूटेटेड जीन कैसे पता करते हैं, हाँ यार, किसी याद से, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिए, 3 पॉइंट नोट कराया है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है तब भी पता लग जाएगा पैथोजन का। कैंसर के म्यूटेटेड जीन का पता लगा सकते हैं, और क्या कहा, HIV पेशेंट की स्क्रीनिंग में भी यूज होता है। याद आ गया ना तेरे, सवाल है। प्रोब भी इंपॉर्टेंट है और एलाइजा भी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते रहते हैं। अब
जीएमओ हमने पढ़ा ना, क्या होता है जीएमओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एनिमल है, मतलब आप एनिमल के सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिए हो। क्लियर हो रही है ना बात, क्या बोल रहा हूं मैं? कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका किए हो? एनिमल का सेल का। अरे भाई होस्ट सेल हो सकता है ना एनिमल, कौन कौन हो सकता है होस्ट सेल? बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, फंगस का सेल हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, और एनिमल का हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर होस्ट सेल एनिमल का सेल है तो क्या कहा जाएगा एनिमल को? ट्रांसजेनिक। ऐसा एनिमल जो दूसरे किसी का जीन रख रहा है, ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन रख रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांसजेनिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रांसजेनिक बोला जाएगा। यहां से भी दो चार सवाल है जो रिपीट होते रहते हैं, और ये जो सवाल है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेशन टू possess and express an extra that means foreign gene are known as। तो सीधी सी बात है, अगर होस्ट सेल एनिमल है तो एनिमल को क्या बोला जाए? ट्रांसजेनिक। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने डीएनए का मैनिपुलेशन कर दिया है एनिमल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या कर दिया गया? उसके बदलाव कर दिया गया है, अल्टरेशन किया गया। ठीक है, चलिए अब ट्रांसजेनिक एनिमल में देखिए, ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, sheep, काउ, फिश, ये सब बनाए जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जब भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना होता है तो हम किसे प्रीफर करते हैं? हाँ, चूहे को प्रीफर करते हैं। क्यों भाई, क्यों चूहे को प्रीफर, माइस को क्यों प्रीफर किया जाता है? क्यों? क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो गई, म्यूटेशन हो गया, या बेचारा चूहा मर मरा जाएगा, छोटा जानवर, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर हाथी मर जाएगा तो ठीक है ना? तो याद रखना, देखना इधर ओवर लिखा हुआ है, व्हाट इज ओवर? मोर देन। याद रखिएगा। तो 95% से ज्यादा, जब भी हमें कोई जीन, किसी जीन का प्रोडक्ट हम पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम कहां भेज के देखते हैं जीन को? माइस में। तो 95% से ज्यादा जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए वो सब क्या है? माइस। जब भी कोई जीन एक्सप्रेस करा के देखना चाहते हैं एनिमल में, तो किसका शिकार कर लेते हैं हम लोग? तो मोर देन 95। पहला सवाल ये आप यहां पे हाईलाइट करो। ये सब सवाल बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बताइए कितना? मोर देन 95 जो परसेंट जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो किसे बिलोंग कर रहे हैं? इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक में क्या क्या बना चुके हैं? रैट, रैबिट, पिग, sheep, काउ। ठीक है ना? चलिए ओके, अब क्यों बनाया जा रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल को, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप किसी जीन के नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में समझना चाह रहे हो कि कोई जीन कैसे कार्य करता है, कोई जीन क्या प्रोडक्ट बनाता है, कोई जीन अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उससे क्या बदलाव हो रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा? नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए, ठीक है, ये हम सहायता लेंगे किसका? ट्रांसजेनिक एनिमल का। काउंट करना रहेगा। तो पहला क्या है? पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझना। क्या? दूसरा, कोई बीमारी कैसे प्रोग्रेस होता है। अगर किसी एनिमल को कोई बीमारी हो रहा है या ह्यूमन बीइंग को कोई बीमारी हो रहा है, तो कैसे चेंजेज आ रहे हैं उसके शरीर में, है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, इसको जानने के लिए हर एक स्टेज पे कि कैसे बदलाव हो रहा है, ये जानने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? माइस का। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं?
हम ट्रांसजेनिक माइस में जानबूझ के इस बीमारियों को हम जानबूझ के माइस में इंफेक्शन करा देंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे बदलाव हो रहा है उसके शरीर में। जैसे जैसे उसके शरीर में बदलाव हो रहा होगा वैसे वैसे ही बदलाव ही ह्यूमन बॉडी में ही होता होगा कि ह्यूमन भी क्या है, मैमल है, और माइस भी क्या है ना। तो जैसे उस एनिमल के शरीर में बदलाव होगा वैसे ह्यूमन एनिमल के शरीर में भी बदलाव होगा। तो ये हम पढ़ के पता लगा सकते हैं कि भाई किसी बीमारी को किस किन जगहों पे हम रोक सकते हैं, और ये पता लगा लेंगे तो इसका इस्तेमाल हम थेरेपेटिक्स में करेंगे, बीमारियों को सही करने में करेंगे। जब ये पता लगा लेंगे किसी डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे होता है, कोई डिजीज कैसे बीमार करता है। ठीक, तो दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज। तो यही जानना चाह रहे हैं कि हम किन बीमारियों का अध्ययन कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, कौन कौन सी बीमारियां। देखो भाई, सारी बीमारियां इसी में लिखी हुई हैं। कैंसर में क्या लिखा हुआ है, कैंसर। तो देख लो क्या क्या दिख रहा है आपको। कैंसर तो खुद ही लिखा है। कैंसर के सी से क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ए से क्या है, एल्जाइमर। आर से क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सही हो गया। तो देखो यार इसी में लिखा हुआ है ना। तो कैंसर में लिखा है, तो कैंसर तो खुद ही है। एक है उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक क्या है, एल्जाइमर्स है, और एक क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जल्दी से नोट कर लीजिए कि कौन सी बीमारियां हैं जिनका अध्ययन किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ठीक है, एग्जांपल याद करने के लिए कैंसर याद रखिएगा, कैंसर में ही लिखा हुआ। ठीक है। हाँ, अगर इस वाले, इसको इस वाले सी पे नोट कर लीजिए, है ना। एक सी से कैंसर है, दूसरे सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो पहला क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट समझने के लिए करेंगे, डिजीज के स्टडी में कर सकते हैं, है ना। दो हो गया। अब अगले पार्ट पे आइए। अगला क्या यूज हो सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। अगला क्या है, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ कुछ सवाल आपको मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। ठीक है, चलिए। तो एक डिजीज है, पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग को, बीमारी का क्या नाम है, एम्फाइसीमा। क्या नाम है, एम्फाइसीमा नाम। ठीक है, और एम्फाइसीमा एक एंजाइम के डिफिशियंसी की वजह से होता है। क्या नाम है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एंजाइम डिफिशियंट हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जो
एम्फेसाइमा जो फाइमा के जो पेशेंट है, ठीक है, तो एम्फाइसीमा के पेशेंट में जो है ये एंजाइम कम हो जाता है। एम्फाइसीमा का सबसे प्रमुख कारणों में एक कारण है वो है सिगरेट स्मोकिंग। तो जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स हैं वहां पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी कमी की वजह से यह डिजीज हो जाता है जिसका क्या नाम है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाने वाला जो जीन है उस जीन को हम कहां भेज देंगे, ट्रांसजेनिक, मतलब किसी एनिमल में भेज देंगे। कहने का यह मतलब है ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता से हम क्या प्रोड्यूस करा सकते हैं, ये एंजाइम है। अरे एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। तो एक प्रोटीन है जिसका क्या नाम है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कैसे काम करता है, एंजाइम के जैसे कार्य करता है। तो हम एम्फाइसीमा के जो पेशेंट है उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पहला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या नाम है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, पहला क्या नाम आपको याद कराया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हमने किसमें बनाया है, हमने बनाया है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक भेड़ में बनाया गया। किसमें बनाया गया है, ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक शेप में बनाया गया, आप याद रखिएगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे बीमारियों को सही करने के लिए भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने की कोशिशें जो हैं वो अभी चल रही हैं। फिलहाल जो बन गया है उसको पहले याद कर लेते हैं। तो क्या बन चुका है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहां बनाया गया है, ट्रांसजेनिक भेड़ में तैयार किया गया है। किस बीमारी को सही करता है, एम्फाइसीमा, ठीक। दूसरे सवाल पे आइए। अगला सवाल ये है यहाँ पे कि 1997 की बात है ना, पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाने की बात हो रही है ना। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ किस सन में, ये भी तो ट्रांसजेनिक एनिमल हुआ, ठीक है। किस सन की बात है, 1997, ठीक है। गाय का क्या नाम रखा गया, रोजी। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम बताइए, रोजी, ठीक है ना। चलिए अब जो ये ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम रोजी रखा गया है, प्रोड्यूस्ड ह्यूमन इनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। The milk contain human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। तो 1997 की बात है, पहले ट्रांसजेनिक काऊ के बारे में बात हो रही है। नाम क्या रखा गया, देखा क्या खास बात है, खास बात यह है कि रोजी, रोजी के मिल्क में, रोजी कौन है समझ रहे हैं ना, रोजी के मिल्क में ध्यान से देखिए जरा, वो प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क में होता है। ह्यूमन मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन गाय के मिल्क में है। और कौन सा प्रोटीन है वो आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए। बीटा लैक्ट एल्बुमिन नहीं लिखा है, क्या लिखा है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। हाईलाइट करिए जरा, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। और क्या कॉन्सेंट्रेशन है इसका, 1 लीटर अगर रोजी काऊ का मिल्क लोगे आप, तो ये जो प्रोटीन है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन वो 1 लीटर में कितना होगा, 2.4 ग्राम। तो सवालों को ध्यान से देखो, देखो इधर 1997 रोजी काऊ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन एंड 2.4 ग्राम पर मिलीलीटर, नहीं है पर लीटर है। इतने सवालों को हाईलाइट करो, ठीक है। टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता रहता है।
ओके, अब अगला है वैक्सीन के सेफ्टी का पता लगाना। कोई वैक्सीन कितना सेफ है ये पता करना, है ना। जब कोई नया वैक्सीन बनाया जाता है तो डायरेक्ट उसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता है, या उसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं रख दिया जाता कि कोई आए और तुरंत कोई वैक्सीन बना और लोगों ने लगाना शुरू कर लिया, या बच्चों को लगाना जो है वो शुरू कर दिया गया। ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। उसको कई स्टेजेस से गुजरना होता है, इसीलिए वैक्सीन बनने में क्या होता है, बहुत समय लगता है, ठीक है। चलिए, तो वैक्सीन कोई कितना सेफ है वो जानने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। और ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे आसान क्या हमारे लिए, माइस। क्या खास बात है, मैमल है और बहुत छोटा मैमल है, ठीक है। पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी का भी पता किसमें लगाया गया है, माइस में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहेगा पोलियो वैक्सीन देने से पहले, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आने से पहले पोलियो वैक्सीन की जो टेस्टिंग, सेफ्टी टेस्टिंग कितना सेफ है उसको देना, ये सबसे पहले किसमें किया गया, माइस में ही किया, ठीक है। माइस में भी सफल होने पे, अगर कोई वैक्सीन सफल होता है तब भी उसको डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट वो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन पे नहीं यूज किया जाता है, फिर और कुछ बड़े मैमल्स पे उसको करके देखा जाएगा, जैसे मंकी पे कर दे, ठीक है, उस पे करके देखेंगे। उसके बाद भी अगर वो भी ट्रायल सफल हो गया तब भी नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन पे नहीं किया जाएगा, कुछ कुछ पेशेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और कुछ जो ओल्डर एज के लोग हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है ना, जिनकी उम्र हो गई है 70-75 साल, अगर वैक्सीन लगने से मर भी गए तो कोई फर्क नहीं है, उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, अपना जीवन जी चुके, है ना। तब सारे ट्रायल जब कंप्लीट हो जाएंगे, लगेगा कि हाँ अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सब ठीक है, तब जाके उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में उसको सम्मिलित किया जाता है। फिलहाल सबसे पहले देखो कौन सी कार बन जा रहा है, माइस। तो वैक्सीन सेफ्टी पता किया जाता है किसमें, माइस में पता किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ट्रांसजेनिक माइस, इसको आप बॉक्स बंद कर लीजिएगा। पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी का भी पता किसमें लगाया गया था, माइस में ही। क्या आंसर होगा, पोलियो वैक्सीन के सेफ्टी का पता किसमें लगाया गया था, माइस में। चलो, इसी के अलावा कोई केमिकल टेस्टिंग है, कोई केमिकल कितना टॉक्सिन है, वो कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, कोई जहर क्यों जहर है, वो क्या कार्य करता है जिससे कि डेथ हो जा रही है या कोई और शरीर में बदलाव आ जा रहा है, तो केमिकल सेफ्टी के टेस्टिंग का भी पता कैसे किया जाता है, वो भी ट्रांसजेनिक में ही किया जाता है। चलिए, तो क्या क्या बताया, जल्दी से वो पांचों बातें बताइए हमें। ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोग क्या क्या फायदे लेते हैं। पहला क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए, और क्या है, और बताइए, बीमारियों को समझने के लिए स्टडी, है ना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पाने के लिए, जैसे अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन रोजी, है ना यार, 1997, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद से ये हमने देखा वैक्सीन सेफ्टी, इसके बाद हमने क्या देखा, केमिकल सेफ्टी। सवाल जो आपको याद रखने हैं वो बता दिया है, उतने ही सवाल आपको यहां से पढ़ने रहेंगे, क्या। अगला है यार, एथिकल इशू का क्या मतलब, है ना। अब आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हो तो उसका नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मुद्दा क्या है इसमें। जैसे मान लो अगर कोई दूसरा कोई होता, ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर होता, जैसे अब इस समय जो है सबसे एडवांस हम लोग हैं वो ह्यूमन ब्रेन है, क्यों, ब्रेन के डेवलपमेंट के कारण, और कोई कारण नहीं, ब्रेन के डेवलपमेंट के कारण, ठीक है। कोई और एनिमल होता जिसका ब्रेन हम लोगों से ज्यादा डेवलप होता और वो हम लोगों के ऊपर टेस्ट करता, तो फिर कैसा लगता, तो नहीं, ऑब्वियस अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसका नैतिक जो इशू यह है कि आप बिना मतलब के ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है
तभी आप ट्रांसजेनिक एनिमल बनाइए। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको एक सवाल ये याद रखना है, कितना ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, कितना बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ये सारे फैसले कौन लेता है, ये हमें याद करना, यही एक सवाल हमें यहाँ पे याद करना है। तो हम जानेंगे कि क्या है जीईएसी। व्हाट इज जीईएसी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अप्रूवल। ठीक है, कमिटमेंट नहीं है। हाँ, क्या है? कमेटी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बॉक्स बंद कर लीजिए थे, कई बार रिपीट हो चुका है। जीईएसी स्टैंड फॉर, तो बताइए जीईएसी स्टैंड फॉर। तो यहां पे जितने सवाल टिक कर रहे हैं बस उतने ही सवाल आपको पढ़ने रहेंगे जब अब इस पेज पे आएंगे आप ट्रांसजेनिक में। क्या? चलिए, जीईएसी। चलिए, हाँ, ये याद करना है, देखिए जरा, ये है डाइवर्सिटी, है ना, राइस प्लांट का इंडिया में। भारत देश में क्या डाइवर्सिटी है राइस को लेकर के, ये तीन सवाल आपको याद कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अकेले भारत देश में राइस प्लांट की कितनी वेराइटीज हैं? 2 लाख। राइस प्लांट की 2 लाख वेराइटी हैं अकेले भारत देश में। ठीक है, कितने स्ट्रैंड्स हैं? 50,000। ये जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यही समराइज कर रहा हूं। तो 2 लाख वेराइटी है, एक अनुमान है कि 2 लाख होगा, यह हमें याद करना है डेटा ये। तो 2 लाख वेराइटी है राइस। ठीक है, 50,000 स्ट्रेंस हैं, और दुनिया भर में, ठीक है, अपने सुगंध, अपने स्वाद के लिए मशहूर बासमती राइस, ठीक है, उसके 27 वेराइटेड डॉक्यूमेंटेड है। मतलब इतना तो लिखित प्रमाण है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों बातें जल्दी से हमें बताइए, तो जल्दी बताइए, कितनी वैरायटी की बात कर रहे हैं? 2 लाख। कितने स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं? और ये डेटा पूरे दुनिया भर का नहीं है, सिर्फ भारत का। ठीक है, और बासमती राइस की डॉक्यूमेंटेड वैरायटी 27। तो कर लिया यार, 2,50,000 और कितना? 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती राइस की, बासमती राइस की। ठीक है, तो ये सवाल यहां से याद करना था ये। अब इसके अगले पार्ट में चलेंगे और हम जानेंगे बायो पायरेसी के बारे में। इसके बारे में जानेंगे हम लोग, बायो पायरेसी क्या होता है इसके बारे में बात करें। ठीक है, व्हाट इज पायरेटेड? पायरेटेड कहने का मतलब डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ है ये, इससे भी सवाल आते हैं बायो पायरेसी से। पहले ये तीनों पॉइंट आपने समराइज किया एक ही जगह, ऐसे नोट कर लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई बायो बायो पायरेसी क्या होता है, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। बायो पायरेसी जानने के लिए
तो बायो पायरेसी जानने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सन वही है रोजी काऊ वाला सन, क्या है सन 1996। तो 1997 की बात है और बात हो रही है बासमती राइस पेटेंट की। क्या चीज होता है पेटेंट? पेटेंट करने का मतलब यह है कि उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो मालिकाना हक है किसी एक आदमी का हो जाए, किसी एक कंपनी का हो जाए, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे मोनोपोली हो जाए, इसी को क्या बोला जाता है? पेटेंट कहा जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट पेटेंट है तो दुनिया के और किसी भी कोने में अगर वो प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट कोई बना रहा है तो उसी के जैसा है बिल्कुल, तो फिर या तो वो उस पार्टिकुलर कंपनी को उसके बदले में कुछ पैसा दे या कुछ एग्रीमेंट करेगा, कुछ मुनाफे का कुछ हिस्सा देगा उसका। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर तो सजा भी हो सकती है इंटरनेशनल कोर्ट पे, इसके लिए बड़े कोर्ट, ठीक है, इस बात के लिए सिर्फ पेटेंट के लिए। ठीक, आप किसी प्रोडक्ट को तभी पेटेंट करा सकते हो जब आपका प्रोडक्ट आपकी खोज हो। दुनिया के और किसी कोने में ऐसा कोई प्रोडक्ट और न चल रहा, है ना? ऐसा भी नहीं कि 2 साल पहले उसका इस्तेमाल हो रहा था, बीच में बंद हो गया है, आज आप लाए हो कह रहे हो कि देखो बिल्कुल नया है ना? तो आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते। पेटेंट तभी आप करा सकते हो जब आपकी खोज बिल्कुल क्या हो, एकदम न्यू हो, है ना, पास्ट में भी उसका यूज न हुआ हो, ठीक है, और दुनिया के और भी किसी कोने में उसका यूज न चल रहा हो, तब आप उसको पेटेंट करा सकते। पेटेंट का मतलब मोनोपोली, एकाधिकार। पेटेंट का क्या मतलब है? एकाधिकार, मोनोपोली। ठीक, अब देखते हैं अगर कोई चोरी से किसी प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेता है, इसी को क्या बोला जाता है? बायोपायरेसी। क्या बोला जाता है? बायोपायरेसी। अब भाई आपको समझ में आ जाएगा क्या है बायोपायरेसी। ये देखिए 1997 की बात है, बासमती राइस को पेटेंट कराने की बात हो रही है। एक अमेरिकन कंपनी थी, नाम नहीं दिया है, एक अमेरिकन कंपनी थी और वो अमेरिकन कंपनी गया कहां? यहां गया यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। अमेरिका में यह ऑफिस है, क्या नाम है इसका? यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। यहीं पे अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये अमेरिकन कंपनी गया, नाम नहीं दिया है कोई अमेरिकन कंपनी कोई रही होगी। ये अमेरिकन कंपनी कहां गई? इनके पास गई, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। कहां गई और जाके बासमती राइस को पेटेंट करा लिया। कहा कि ये बासमती राइस जो है ये हमने बनाया है, ये बिल्कुल नई वैरायटी है, ऐसी और वैरायटी कई दुनिया भर में नहीं है, इसको आप हमारे नाम पे, हमारे कंपनी के नाम पे क्या कर दीजिए? पेटेंट कर दीजिए, ठीक है। तो उसने पेटेंट करा लिया। कई साल बाद जब जाके ये बात पता लगी भारत के लोगों को, भाई कि पेटेंट भी कोई चीज होता, भाई वो भी कराया जाता है प्रोडक्ट को अपने, ठीक है, तब लोगों को पता लगा कि ये अमेरिकन कंपनी जिसे नया होने का दावा कर रही है, क्लेम कर रही है नया होने का, वो तो नया है ही नहीं। वो एक्चुअली ये अमेरिकन कंपनी इस बासमती राइस को कैसे तैयार किया, ध्यान से सुनिए। ये देखिए क्या लिखा है, इंडियन बासमती राइस को, है ना, जो न जाने भारत देश में कई 100 सालों से जो उगाया जा रहा है, इंडियन बासमती राइस का क्रॉस किससे कराया था? सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। और क्या क्लेम कर रहा था? कर रहा था कि ये बिल्कुल नया है। ये नया नहीं हुआ, आप किससे डेराइव किए हो इसे? किसी पहले से एग्जिस्ट होती हुई वैरायटी से। ये क्या है? ये चोरी है,
और इसी चोरी को क्या बोला जाएगा? बायोपायरेसी। क्या बोला जाएगा? बायोपायरेसी। सवाल सुन लो, 1997, ओके, बासमती राइस का पेटेंट हुआ था। किस सन की बात है? 1997 की बात है। और हाँ, कहां जाके अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कराया था? ये दूसरा सवाल याद रखना, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि किसको वो नया क्लेम कर रहा था, तो तीसरा सवाल ये, किसको? इंडियन बासमती राइस का क्रॉस किससे करा दिया था? सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस से। किससे कराया था? सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस से क्रॉस कराया और कहा कि भाई नया है ना, इसे हमने गलत है ना? इसे क्या बोला जाएगा? इसे बायोपायरेसी। क्या बोला जाएगा? बायोपायरेसी। ठीक है, ऐसे इसको नोट कर लीजिए। तो पढ़ लेते हैं डिफिनेशन। बायोपायरेसी द टर्म यूज to refer to use of bio resources by मल्टीनेशनल कंपनी, है ना, अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी समूह के द्वारा बिना किसी परमिशन के। किससे परमिशन लेना पड़ेगा? किससे परमिशन लेना पड़ेगा? उन उस कंट्री से या उस कंट्री के लोगों से जो उस प्रोडक्ट से सदियों से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर ये जाके यहां पे पेटेंट कराने की बात कर रहा है ये अमेरिकन कंपनी, तो उसको सबसे पहले भारत देश से परमिशन लेनी, ठीक है, कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप उस पर बात करिए। ठीक है, कि जो मुनाफा होगा आप उसका क्या परसेंट लोगे, क्या नहीं लोगे, ये सारी बातें होंगी। ठीक, अगर बिना ये बात किए, और जैसे कि ये बिना बात किए क्या किया है, पेटेंट करा लिया जाके, इसे क्या बोला जाएगा? बायोपायरेसी। क्या बोला जाएगा? बायोपायरेसी। ठीक है, इतना ही नहीं, टर्मरिक, है ना, एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसरस होता है ना, टर्मरिक और नीम। नीम इंसेक्टिसाइडल है ना, तो टर्मरिक और नीम को भी पेटेंट कराने की कई कोशिशें अमेरिका के लोग कर चुके हैं। ठीक है, पेटेंट करा लेते हैं, फिर पेटेंट को खत्म कराया जाता है। पेटेंट करा लेते हैं, फिर जब हम लोग जगते हैं तो जा कहते हैं नहीं, तो सदियों से हमारे यहाँ प्रोडक्ट यूज। ठीक है, तो बासमती राइस के जैसे और क्या है जिसका बायोपायरेसी किया जा चुका है? देखो यार इधर, बासमती के अलावा और किसकी बायोपायरेसी हो चुकी है? टर्मेरिक की हो चुकी है और नीम की भी हो चुकी है। तो हाईलाइट करना, ये तीन चीजों की बायोपायरेसी हो चुकी है। किसकी किसकी? बासमती राइस और क्या? टर्मेरिक और क्या? नीम। याद रखना। ठीक है, तो कल और कल कौन सा दिन है? कल सैटरडे है ना, तो कल और परसों के क्लास के बारे में मालूम ही होगा आपको। तो कल दोनों लेक्चर में से कोई एक आपको करना रहेगा और परसों दोनों लेक्चर में से कोई एक करना होगा। जानते हो ना ये बात? नहीं जानते थे अब तक? कल की क्या दो टाइमिंग है क्लास की? 11 बजे से है और 2 बजे से। दोनों में कोई एक क्लास आपको करनी रहेगी। परसों क्या टाइमिंग है? 7:30 बजे से लेकर 10 है, और दूसरा जो है वो 10 बजे से होगा। ठीक है, तो परसों मतलब संडे को दो लेक्चर में से कोई एक आपको करना होगा। अगर आप जग जाएंगे तो आप मॉर्निंग में आइएगा, सोए रहेंगे तो आप सोते ही रहिएगा, क्या आएंगे। ठीक है, और कल दो में से आपको एक करना होगा। कल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं मार्फोलॉजी, है ना। तो कल एनसीईआरटी फर्स्ट लेके आने रहेगी, परसों भी एनसीईआरटी फर्स्ट लेके आनी रहेगी। ठीक है ना, चलो। क्लास की टाइमिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ लेना, लेक्चर छोड़ना नहीं, या तो फिर वीडियोस पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि मार्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो भी टेस्ट में आ रहा है ना, 3 आ रहे हैं ना, तो आप उसको देख लीजिए।